नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी, पीएम मोदी ने सदैव अटल स्मारक पर दी अटल जी को श्रद्धांजलि की। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कहर की बात करेंगे। संजय राउत ने इंडिया के लिए की भविष्यवाणी की। पीएम मोदी लाल किला भाषण पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के तीखे वार की। साथ ही जानेंगे, राहुल गांधी संग निजी बैठक चाहते हैं अमेरिका के सांसदों की। कश्मीर को लेकर सहला राशिद ने मोदी सरकार की तारीफ की। नू हिंसा मामले में आरोपी बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुए भयानक हादसे की कितनी रह गई चंद्रयान 3 और चांद में दूरी की। और आखिर में बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले दे इस्तीफा दिग्विजय सिंह के हमले की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आज पूरा भारत उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य सभी नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही दिल्ली स्थित सदैव अटल समाधि पर केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा नेताओं और एनडीए नेताओं का जमावड़ा लगा है। हिमाचल प्रदेश में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। मंडी, शिमला और कांगड़ा जिले में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं अब राहत एवं बचाव कार्यों में भारतीय सेना भी जुट गई है। थल सेना और वायुसेना की कई टुकड़ियां प्रदेश के विभिन्न जिलों में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। वहीं हम आपको बता दें, पश्चिम वायु कमान भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की। इस कड़ी में भारतीय वायुसेना ने राज्य के विभिन्न बारिश प्रभावित इलाकों से 250 लोगों को बचाया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव को लेकर दिए बयान पर निशाना साधा है। संजय राउत बोले, 2024 में इंडिया गठबंधन का नेता ही लाल किले से झंडा फहराएंगे और ये मौका हमें खुद पीएम मोदी दे रहे हैं। 2024 में लाल किले से तिरंगा फहराएंगे इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री, और ये मौका हमें दे रहे हैं प्रधानमंत्री आज के मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इनकी लड़ाई क्या परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ है। भाई, ये सब तो आपके पार्टी में ही बढ़ रहा है ना, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। अगर आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ होती तो आप पूरे एनसीपी आपके झोले में लेकर नहीं घूमते। 70,000 करोड़ का घोटाला आपके झोले में लेकर आप घूम रहे हो। तो ये आप बकवास बंद हो जाएगी, झूठे वादे और वायदे बंद हो जाएंगे और 2024 में पारदर्शक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित। कल रात को ही मुझे पवार साहब से मेरी बातचीत हो गई। कोई फैमिली इशू है, उस बारे में बातचीत और मीटिंग थी, ऐसा उनका कहना था। पवार साहब हमारे नेता है, मार्गदर्शक है। महाविकास अघाड़ी हो या इंडिया अलायंस हो, पवार साहब का स्थान वहां बहुत ही महत्वपूर्ण है और रहेगा। ये जो बातचीत या जो बातें बाहर आ रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। बोला अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? नहीं, उसके पास भी उनके पास बचा क्या है? सिर्फ नई बात कोई बनाते नहीं। जो हमारी इतिहास की पुरानी यादें हैं, चाहे संसद हो चाहे मेमोरियल हो,
एक तो बिल्डिंग के बदल दो या नाम बदल दो, लेकिन पंडित नेहरू का नाम जो इतिहास में है आप उसको नहीं बदल सकते। जो इतिहास महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी, तो उनका खुद का इतिहास वो लोगों ने बनाया है। आप उनका जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए आप नाम बदल रहे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर विपक्ष रहा। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के भाषण पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद डरे हुए प्रधानमंत्री नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि उस 90 मिनट में मुझे एक बेहद ही घबराए हुए, बौखलाए हुए, डरे हुए प्रधानमंत्री नजर आए। ऐसे प्रधानमंत्री नजर आए जिनको 10 साल बाद जब 10वीं बार ध्वजारोहण किया तो उनको अपना रिपोर्ट कार्ड बताना था, लेकिन उस पर स्कोर 0 सन्नाटा है, तो बेचारे क्या करते। अगर आप आंख बंद करके सुनते तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते कि वो लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे या नुक्कड़ पर कोई चुनावी रैली में बीजेपी के नेता बोल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो एक ये नया बोलना शुरू किया है कि मैं तीसरी बार भी आऊंगा, ये उनका दम्भ है, अहंकार है, मताधिकार का कितनी अवमानना है कि अभी लोगों ने वोट नहीं डाला है, पर कहीं ना कहीं असुरक्षा है, ये इनसिक्योरिटी है। वो अपने आप को समझा रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लेकिन ऑल वेल है नहीं। इस देश ने मन बना लिया है और आपकी रुखसती जो है वो तय है। राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 वर्ष में या उसकी बात कही। साथ ही खड़गे जी डायनेस्टी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है वो वही करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। राजीव चंद्रशेखर जिस दिन एक न्याय का चुनाव जीत लेंगे, न्यायिक मतलब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रही हूं, पार्षद बन जाएंगे, उस दिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करा करें। मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे जी का 52-55 साल का निर्वाचित सदस्य होने का एक रिकॉर्ड है। खड़गे जी कांग्रेस में 10,000 से ज्यादा लोगों से चुने हुए अध्यक्ष हैं और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच में मुझे बहुत विरोधाभास नजर आया। अपनी पूरी पार्टी को वंशजों और परिवारवाद से भरकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। सीएजी के साथ घोटाले सामने आए हैं, उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला है। आप अडानी घोटाले से लेकर चिटफंड घोटाले वालों को सबको अपने साथ बिठाए हुए हैं, तो बहुत विरोधाभास था। प्रधानमंत्री ने, मैंने तो 30 सेकंड नहीं सुना जहां पर उन्होंने अपनी किसी बड़ी उपलब्धि की बात करी हो। यह अलग बात है कि अंततोगत्वा शरण में गांधी की ही जाना पड़ा, जिसको उनकी पार्टी के सारे लोग अपशब्द कहते हैं, वैधता उन्हीं से मिलती है। तो जब मैं प्रधानमंत्री जी को महात्मा गांधी के आगे शीश नवाते झुकते देखती हूँ तो मुझे गांधी की सत्यता पर थोड़ा और भरोसा हो जाता है। मैम, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया क्योंकि खड़गे जी आज नहीं पहुंच पाए थे, तो कहा कि बोला गया होगा गांधी परिवार की तरफ से कि आप मत जाइएगा और जब तक हमारी सरकार नहीं है तब तक आप सेलिब्रेट मत करिए। वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिनको 10,000 कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने चुना है, जो 10 बार चुनकर एमएलए और एमपी रह चुके हैं, लोकसभा में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कर्नाटक में से सांसद रहे हैं, वहां पर मंत्री रहे, केंद्र की सरकार में मंत्री रहे। तो ये जो नए नए लोग आजकल उछल रहे हैं, जिनका आपने एक सज्जन का नाम लिया, उनसे मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उनको आप जेपी नड्डा समझने की भूल मत करिए, जिनको जब कहा जाता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, जिनके निर्वाचन पर भी शाम को 8 बजे खर्रा आ जाता है कि अगले 2 साल के लिए अध्यक्ष रहेंगे। वो रबर स्टैंप नहीं है, आपके जैसा अध्यक्ष हमारा नहीं है। मैम, उद्धव ठाकरे हो सकता है कि राहुल गांधी से बात, शरद पवार अजीत पवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को किस तरीके से आगे ले जाना है 2024 के चुनाव पर भी, ये भी बिना पवार के लड़ना है नहीं लड़ना, इस पर भी बातचीत होगी, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बिना उनके लड़ने की बात है। उन्होंने अपना पूरा कमिटमेंट इंडिया गठबंधन को दिया है, उन्होंने अपना पूरा कमिटमेंट मोदी जी के खिलाफ, उनकी घिनौनी गंदी नफरत की राजनीति के खिलाफ दिया है और मुझे लगता है कि इस पर मैं कोई टिप्पणी कर इस माहौल को विषाक्त नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जो जिससे बात करे अच्छा है, बातचीत होती रहनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आया है।
इन अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्राइवेट मीटिंग की इच्छा जताई है। इस घटनाक्रम की पुष्टि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती ने की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि वे राहुल गांधी से मुलाकात के लिए औपचारिक और आधिकारिक अनुरोध करें। कभी मोदी सरकार की प्रखर आलोचक रही जेएनयू की पूर्व छात्रा सहला रशीद अचानक तारीफ में कसीदे पढ़ने लगी। सहला का कहना है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में कश्मीर के हालात सुधरे हैं और लोगों की जिंदगियां बच रही हैं। सहला ने हिजबुल आतंकवादी के भाई रईस मट्टू का एक वीडियो शेयर करते हुए ये बात कही। रईस मट्टू ने स्वतंत्रता दिवस में पहले जम्मू कश्मीर के सोपोर में अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मट्टू ने दावा किया था कि उन्होंने बिना किसी के दबाव के तिरंगा लहराया है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी मंगलवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी बिल्कुल भी सामान्य नहीं हुई है। पुलिस को उसे पकड़ने के लिए काफी धोखबाड़ करनी पड़ी। दरअसल बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है फरीदाबाद में जैसे ही नूह के CIA टीम सादा वर्दी में हथियारों से लैस 3 गाड़ियों के काफिले के साथ बिट्टू के घर पर पहुंची तो टीम को देखकर बिट्टू बजरंगी भागने लगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे एक के बाद एक पुलिसकर्मी बिट्टू के पीछे भाग रहे हैं और भारी भरकम शरीर वाला बिट्टू पुलिस के चंगुल से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 15 अगस्त को बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा हो गया। एक पुरानी इमारत की दीवार गिरने से मलबे की चपेट में आए 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि इसी हादसे में घायल 4 अन्य लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये घटना मंगलवार शाम 5 बजे के आसपास वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर हुई। लोगों ने बताया कि जिस इमारत का हिस्सा टूटकर गिरा उस इमारत में पानी भरा हुआ था। दुकान के ऊपर के हिस्से में एक दीवार बनी थी जिस पर चढ़कर कुछ बंदर झगड़ा कर रहे थे। बंदरों के इस झगड़े की वजह से इमारत की दीवार गिर गई और दर्शन के लिए जा रहे 11 श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 2 श्रद्धालुओं को मामूली चोट आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 5 लोगों ने इसी हादसे में दम तोड़ दिया। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है। इसरो ने इसको लेकर एक ताज़ा अपडेट जारी किया है। इसरो के मुताबिक तीसरे चंद्रमा मिशन के अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के बुधवार को चंद्रमा की कक्षा में 5वें और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये चंद्रमा की सतह के और भी करीब गया है। इसरो ने कहा इसके साथ ही अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा संबोधित अपने अभ्यास को पूरा कर लिया है और अब ये प्रणोदन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की तैयारी करेगा। सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये बात कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक के हुबली में कही। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने सावरकर का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व शब्द के रचयिता सावरकर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सावरकर ने कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म या सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। संविधान की शपथ लेकर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए। हाँ, ईवीएम पर हमारे कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। जी सर सर प्लीज 2 मिनट रुकिए। जी सर, ईवीएम को लेकर जी एक मिनट, जो महागठबंधन बना है ईवीएम को लेकर फिर से आप लोग कहीं न कहीं एकजुट हो रहे हैं और नहीं, एकजुट थे, हैं और रहेंगे। क्या कारण है सर ईवीएम को लेकर? सर क्या चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है? नहीं, बात ही हमारे कुछ प्रश्न हैं जी ईवीएम के बारे में। हाँ उसका हम उतने ही
जी सर, आपने हिंदुत्व की बात कही, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हिंदुत्व की जब आप बात कर रहे हैं कि कोई भी सामाजिक संगठन या जो भी है उसको संवैधानिक पद छोड़ देना चाहिए। जो हिंदुत्व की बात करते हैं संवैधानिक पद छोड़ देना चाहिए, तो सर आपने बात कही। बात यह है हिंदुत्व का संविधान में कहीं उसका है क्या उल्लेख? नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? सर तो फिर बीजेपी कह रही है कि आपने कमलनाथ का निशाना साधा है, क्योंकि उन्होंने 72% तो उन्होंने क्या गलत कहा है? यहाँ इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या जो है बताना कोई पाप है क्या? लेकिन भारतीय संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा, और जो लोग भारतीय संविधान की शपथ लेकर आज पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने